हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है मेरी आपको? हाँ जी सर। ओके। हाँ जी, क्या-क्या करा दिया है स्कूल में अभी तक? कुछ कराया है उन्होंने? हाँ जी, माइक्रो में तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म हो गया आज। ओके, समझ आया? नहीं, ये सही है। और मतलब थोड़ा सा स्टैट्स में? स्टैट्स मेरे को याद नहीं। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप कह रहे हो समझ आया है थोड़ा बहुत? बहुत थोड़ा थोड़ा। दोनों को? हाँ जी सर। चलो ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब पता है किसी को दोनों में से? प्रॉपर डेफिनेशन नहीं नहीं, नहीं, पता। जैसे मर्ज़ी। एकदम आसान भाषा में भी चलेगा। पता नहीं। नहीं आइडिया? चलिए आइए एक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अभी समझना नहीं है, सिर्फ लिखते हैं, उसके बाद समझाना शुरू करता हूँ, फिर रीड करेंगे आके। ओके। लोग कॉपी कीजिएगा। लिखिएगा इकोनॉमिक्स is a social science. Economics is a social science that deals with human behavior. That how the limited resources comma having alternative uses. सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? सही है। हाँ। Economics is a social science that deals with human behavior, that how the limited resources comma having alternative uses फिर से comma are allocated such that gains are maximized at both माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। हाँ जी, कॉपी हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। ओके जी, दोनों ने लिख लिया ना? हटा रहा हूँ फिर मैं इसे। चलिए, अब बस आप रख दीजिए पेन वगैरह, सिर्फ सुनने का काम है। अच्छा जी, पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन को रीड करेंगे। इसके अंदर काफी चीजें हमने कवर की हैं इस डेफिनेशन के अंदर। आपकी बुक वाली डेफिनेशन थोड़ी छोटी है। आइए जी देखते हैं। आपका बर्थडे कौन सी डेट को आता है? सोचना पड़ रहा है। 7 दिसंबर। 7 नहीं दिसंबर। नहीं बोला। 7 दिसंबर। ओके जी, चलिए अब अज्यूम कीजिए, आप इमेजिन कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, तभी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। लेट से आज 6 दिसंबर है और आपको आपके पापा ने आज 20,000 रुपीज कैश दे दिया कि जाओ बेटा ऐश करो, कल तुम्हारा दिन है। आपके पास 20,000 रुपए कैश है और आपको कल का दिन सेलिब्रेट करना है एंड एवरीथिंग इज अप टू यू। ठीक है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपको 20,000 से करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो कंडीशन। उन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल करे, जैसा मन करे। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 20,000 से कल आप अपनी जरूरतें पूरी करने जा रहे हो? जरूरत है as in। जो भी आप करोगे, नीड्स एंड वांट्स कह सकता हूं मैं उसे, आपकी जो भी आपका दिल करे, घूमना फिरना, हाँ। खाना पीना, जो आपका मन करे, जो भी आप इसकी लिस्ट बनाओगे थोड़ी देर में क्या क्या करना है। पर क्या मैं कह सकता हूँ कि इस 20,000 से आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को कल पूरा करोगे, जो भी आपकी इच्छा होगी? तो हाँ probably। हाँ, एनीथिंग which is used to satisfy needs and wants, a means to satisfy needs and wants, can be termed as a resource. तो राइट नाउ आपके पास ये जो 20,000 रुपीज है, ये आपका एक रिसोर्स है। इसको मैं आपकी इनकम कह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि आपके पास 20,000 रुपए है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये 20,000 रुपए एक लिमिटेड अमाउंट है कि अनलिमिटेड है? कभी खत्म नहीं होंगे क्या? लिमिटेड। लिमिटेड। डेफिनेटली। तो आपके पास दुनिया में कोई भी रिसोर्स है, सारे के सारे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं।
तभी तो हमें सोच समझ के खर्चा करना होता है। घर वाले कहते हैं सोच समझ के करो भाई, वेस्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, रिग्रेट होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो रिसोर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ मींस थ्रू विच ह्यूमंस सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। चलिए ठीक है, रिसोर्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आया कि भैया जो हमारे पास रिसोर्स है उसका नाम है इनकम और वो लिमिटेड है। अच्छा, इस रिसोर्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक है। क्या आपको किसी ने कहा है कि आप सिर्फ मूवी देख सकते हो, या आपके पास चॉइस है बहुत सारी? चॉइस चॉइस है। है। आपके पापा ने जब पैसे दिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने कहा जो दिल करे। अब आप मुझे बताओ इस 20,000 से क्या बहुत कुछ किया जा सकता है? आंसर इज यस, हाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यहीं से रिसोर्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है जी, इतनी हाँ बात हमें जी। क्लियर है। देखिएगा, टर्म्स को जरूर समझिएगा जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, कीवर्ड्स। पहला हमने यूज किया रिसोर्स, एक ऐसी चीज जैसे ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं। हमारे इस एग्जांपल में हमारा रिसोर्स है इनकम। हर बार इनकम होगा? नॉट नेसेसरी। लेट अस टॉक अबाउट अ फार्मर। एक फार्मर के पास लेट से 100 हेक्टेयर्स की लैंड है, तो क्या ये इस लैंड को खींच के बड़ा कर सकता है अगर इसका मन करे तो? बताइए। नहीं। नहीं। तो मैं कह सकता हूं जो भी इसके पास ये लैंड है जिससे ये अपनी जरूरतें पूरी करेगा खेती करके, तो वो लैंड जो है वो लिमिटेड है। लेकिन इसके पास हाँ। ऑप्शन है, यहाँ पर अनियन उगा लो, यहाँ पोटेटोज उगा लो, यहाँ पर व्हीट उगा लो। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके जो रिसोर्स है इसके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं? हाँ हाँ। जी। जी। तो फाइनली रिसोर्स का मीनिंग क्लियर हुआ। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जिससे आप जरूरत पूरी कर रहे हैं, और ज्यादातर केसेस में रिसोर्सेज के दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। चलिए, हमारा डिस्कशन यहीं खत्म हो जाए। अगर आपके पापा आपको कह देते कि कल जाना और वो महंगी वाली जीन्स जो तुमने 6 महीने पहले पसंद की थी ना, वो 20,000 की, वो खरीद के ले आना। इसके अलावा कुछ किया तो घर मत आना, बाहर ही रह जाना। तो देखिए, इस बार आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल नहीं है। तो हमारा तो आज की क्लास यहीं खत्म हो जाए अगर पापा आपको ऑल्टरनेटिव यूजेस ना दे, इकोनॉमिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट ही ना हो। भाई अगर क्लियर है कि आपके पास ये है और इसका यही हो सकता है, तो फिर सोचना किस बात का? फिर यही हो सकता है तो यही करेंगे, टेंशन किस बात की है? आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले फीचर की वजह से। अब आप क्या करोगे? आप एक नोट पैड लेके बैठ जाओगे, आप लिस्ट बनाओगे क्या क्या किया जा सकता है। चलिए मुझे बताइए क्या क्या किया जा सकता है, कोई आइडिया बताइए। मूवी, लंच, ओके, शॉपिंग। आपने कहा सर मूवी, आपने कहा लंच के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, वो जो दोस्त बात बात पे पार्टी मांगते हैं उनको ट्रीट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फैमिली के साथ डिनर प्लान कर सकते हैं। आप कोई क्या कहते हैं, मोबाइल कोई गैजेट खरीद सकते हैं। आप सारा पैसा सेव कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ये लिस्ट कभी खत्म होगी? नहीं। नहीं। ये कभी खत्म नहीं होगी, पेजेस के पेजेस भर जाएंगे। आप थक गए, 100 आइटम्स 500 आइटम्स लिख के आप थक गए, भाई से पूछ लिया उसने 100 आइटम बता दिए, किसी और को फोन कर दिया उसने बता दिया, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, ये लिस्ट में आप क्या लिख रहे हो? आप इस लिस्ट में अपनी नीड्स एंड वांट्स ही तो लिख रहे हो। क्या मैं यहां से एक फीचर निकाल सकता हूँ कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं? हाँ जी। हाँ जी। कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। आप अपनी लिस्ट में क्या लिख रहे थे? आप अपनी लिस्ट में लिख रहे थे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपकी जो ह्यूमन वांट्स हैं, सबसे पहला फीचर है आपकी वांट्स का अनलिमिटेड। यही लड़ाई शुरू हो जाती है। रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन जरूरतें अनलिमिटेड है। अच्छा, यहां से मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूं। व्हेन वी से लिमिटेड, आर वी सेइंग लो या लेसर अमाउंट? क्या 20,000 रुपए छोटी रकम है? नहीं। नहीं। हो सकता है 20,000 किसी की एक महीने की तनख्वाह भी ना हो, किसी लोअर मिडिल क्लास पर्सन की शायद लोगों की 10-10 हजार की तनख्वाह होती है, वो पूरा घर चला देते हैं। तो 20,000 रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं है। व्हेन वी से लिमिटेड, लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू योर अनलिमिटेड वांट्स। इनकी तो कोई गिनती नहीं है ना। आपने जो 600 चीजों की लिस्ट बनाई है वो 20 लाख रुपए का सामान लिख दिया आपने उसमें, लेकिन आपके पास है सिर्फ 20,000। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक और वर्ड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, स्केयरसिटी। स्केयरसिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी रिसोर्स की डिमांड उसकी सप्लाई से बहुत ज्यादा होती है। क्या पानी कम है अर्थ पे? नहीं, आंसर इज नो। जो 2% 1% पानी हमारे लिए है वो बहुत है, बट द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। हमारे को डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो बहुत सारा पानी भी कम पड़ जाता है, तो अल्टीमेटली वी से की स्केयरसिटी है। क्या 20,000 रुपए छोटी रकम थी? द आंसर इज नो। लोगों के घर चल जाते हैं 20,000 में, लेकिन आपकी डिमांड ही 20 लाख की है। आपने जो लिस्ट बनाई और वो तो आप रुक गए, और लिख देते आप तो 4-5 सामान उसमें। तो अल्टीमेटली
स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी भी रिसोर्स की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होने की वजह से हमें लगता है कि वो कम है, अदरवाइज वो कम इन रियलिटी में है या नहीं है वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये सारे काम कर लोगे? जो 20 लाख का आपने सामान लिख लिया, क्या इज इट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग? नो। हो सकता है आप क्या करेंगे, आप सिर्फ मूवी देखने चले जाएंगे, या सिर्फ डिनर, या सिर्फ शॉपिंग, या हो सकता है आपने टोटल 5 चीजों की लिस्ट बना ली कि थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, सब लोगों के साथ पूरा दिन भी स्पेंड हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा, घर आके रिग्रेट भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो आपने 4-5 चीजें चुनी, आपने वो इन 500 आइटम्स में से जो 5 चीजें चुनी, क्या वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी आपकी? डेफिनेटली। आप जो 5 चीजें चुनेंगे वो बाकी की 495 चीजों के ऊपर रहेगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं ह्यूमन वांट्स कैन बी रैंक्ड। ह्यूमन वांट का सेकंड फीचर, ह्यूमन वांट का पहला फीचर भैया कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हाँ रैंक्ड कर सकते हैं आप प्रेफरेंस के बेसिस पे। आप अपनी लिस्ट की रैंकिंग कर सकते हैं कि ये सबसे पहले चाहिए, ये सबसे पहले चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है पक्का? हाँ, अब आप मुझे ये बताओ, जो आपने 5 आइटम सेलेक्ट किए वो क्या सोच के सेलेक्ट किए होंगे? सोचिए, बताइए मुझे। प्रेफरेंसेस। जो आपने सिलेक्शन किया, आपने कहा कि बेस्ट होना चाहिए, क्या आप ये चाहते हो? अब मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ हाँ जी। जी। क्या आप ये चाहते हो कि जब ये 20,000 रुपीज यूज हो चुके हों, खर्च हो चुके हों, तो जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल हो, घर आके आपको ये ना लगे कि यार पैसे थोड़े वेस्ट हो गए, कहीं और खर्च करते तो और अच्छा लगता? आप डेफिनेटली अपने इस रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करना चाहते हो। एलोकेट करना मतलब खर्च करना। अपने इस रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करना चाहते हो कि घर आने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिले। क्लियर है पक्का? जी। हाँ। इसी सारी साइंस को, एक्चुअली सोशल साइंस इसलिए बिकॉज ये प्योर साइंस तो नहीं है ना कि हर बार सेम चीज ही हो, तो इसी सारी साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अभी थोड़ी देर में डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक तो वर्ड मुझे और बताने हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स की हमें 2 ब्रांचेस पढ़नी है। पहली ब्रांच आपके इस साल के सिलेबस में, दूसरी ब्रांच नेक्स्ट ईयर, या आपने पढ़ी सुनी लिया होगा, जानते भी होगे आप, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का नाम, माइक्रो उसको अपने नाम से क्लियर है, छोटा लेवल। छोटा मतलब इसके अंदर आपको एक ही कंज्यूमर मिलेगा। आप बताओ, अभी जितना भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने सिर्फ आप ही की तो बात की, हमने किसी दूसरे की बात नहीं की। तो आपको इसमें एक ही कंज्यूमर मिलेगा। थोड़ी देर बाद कोई चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर चाहता है पैसा खर्च करके मजा आ जाए, दुख ना हो, रिग्रेट ना करे। अच्छा, एक प्रोड्यूसर जिसकी फैक्ट्री है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। कितनी यूनिट्स बनाऊं, कितना माल बना के बेचूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो जाए। पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के हम कंज्यूमर की बात करेंगे या प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जब सामान खरीदने जाता है तो हम थोड़ा बात करते हैं डिमांड की। प्रोड्यूसर जब बेचने के लिए बाजार में आता है हम थोड़ी बात करते हैं सप्लाई की। तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही सब चलेगा। एक यूनिट की बात होगी, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक प्रोडक्ट की डिमांड, एक प्रोडक्ट की सप्लाई, एक प्रोडक्ट का प्राइस, सब चीजें एक की। लेकिन आप सोचो, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो कि लिमिटेड इनकम को बेस्ट जगह पे लगाना है, पूरा देश भी तो वही सिचुएशन फेस कर रहा है। उनके पास, पूरे देश के पास भी तो लिमिटेड रिसोर्स है। अच्छा, कंट्री चाहे कितनी डेवलप हो जाए, रिसोर्स तो सबके पास लिमिटेड ही रहेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग तो सब कंट्रीज को करनी पड़ेगी। सरकार भी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। हर साल गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे जनरेट करके बताती है कि हमने अपने देश के रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया। 400-500 पेज का सर्वे होता है, उसमें A to Z सब सरकार बताती है कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को इस साल हमने किस तरह से यूटिलाइज किया। तो व्हेन यू टॉक फॉर ऑल द बायर्स इन द इकोनॉमी, पूरे देश के बायर्स, पूरे देश के सप्लायर्स, इन जनरल प्राइस लेवल क्या है? जैसे आप कहते हो इन्फ्लेशन आ गया, सामान महंगा हो रहा है, तो क्या आलू महंगे हो गए कि प्याज महंगी हो गई? क्या इन जनरल सब चीजें महंगी हो गई? इन जनरल सारी चीजें महंगी हो रही है। तो माइक्रो की बात जब हम करते हैं, हम एक ही कंज्यूमर, एक ही प्रोड्यूसर की बात करते हैं। मैक्रो की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, सब चीजों के ओवरऑल एक जनरल प्राइस की बात करते हैं। तो देखिए, चाहे माइक्रो लेवल हो या मैक्रो लेवल हो, सेटिस्फेक्शन हमें दोनों लेवल पर मैक्सिमम चाहिए। बताइए, यहां तक क्लियर है अच्छे से? हाँ हाँ जी। जी। आइए डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं।
वो कह रहा है इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। डेफिनेटली जो चीज ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रही है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के साथ, तो वो सोशल साइंस ही हो सकती है। इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। हम अभी तक पूरे एग्जाम्पल में आपका बिहेवियर ही तो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आपने अपने लिमिटेड 20,000 रुपए हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस जिसे आप बहुत जगह पर खर्च कर सकते थे, आपने उन पैसों को एलोकेट किया। एलोकेट करने का टारगेट था जो गेन्स आए। गेन्स का यहाँ पर हमारा मतलब है सेटिस्फेक्शन से। वी आर टॉकिंग फॉर सेटिस्फेक्शन हियर, बेशक लिख लीजिएगा सेटिस्फेक्शन, वो मैक्सिमम आ जाए। माइक्रो लेवल जब मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैक्रो लेवल जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। अब आप एक बार पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी, ओके। तो अब जो आपको लिखने का काम करना है वो थोड़ा सा है, जो वैसे हालांकि मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा लिखिए। रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ मीन्स। रिसोर्स एक जरिया है बस जिससे आप अपनी वांट पूरी करते हैं। अ मीन्स टू फुलफिल human needs and wants. Resource can be defined as a means to fulfill human needs and wants. अच्छा जी, पहला पॉइंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक, resources are always limited. Resources are always limited with respect to their demand. Resources are always limited with respect to their demand. Second point क्या था जी? Resources have alternative uses. एक ही रिसोर्स का कई जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जी आगे चलते हैं, अगला लिखिएगा। हेडिंग वैसे इसकी आप क्या डालेंगे? इसकी हेडिंग डाल दीजिए ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। चलिए बताइए, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? अनलिमिटेड। वेरी गुड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम सोचते तो हैं कि ये मिल जाए फिर कुछ नहीं मांगेंगे, वो मिल जाए फिर कुछ नहीं मांगेंगे, पर वो सोचते ही रह जाते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। और हम उस प्रॉब्लम को संभाल भी लेते, हमारी वांट्स को रैंकिंग दी जा सकती है। ह्यूमन वांट्स कैन बी रैंक्ड ऑन प्रेफरेंस बेसिस। रैंकिंग की बात शायद आपने थोड़ी बहुत कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ी होगी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? चलें आगे। जी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। स्कैरसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था, याद है? हाँ, जब the demand of a good exceeds its एग्जैक्टली, वेरी गुड। स्कैरसिटी एक सिचुएशन है। Scarcity is a situation in which the demand for a resource, exceeds its supply. भाई अगर आप जरूरत से ज्यादा चाहेंगे तो फिर स्कैरसिटी होनी है। पानी की दुनिया में कमी नहीं है, पर जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में कमी है, अदरवाइज तो बहुत है। हाँ जी, यहां तक कॉपी हो गया आपका? हाँ जी। अच्छा एक बात सोचिए, जो हमने आपका बर्थडे वाला एग्जांपल लिया, उसमें सारी टेंशन थी किस बात की कि पैसा खर्च किधर करना है, यही तो प्रॉब्लम थी ना सारी। तो इकोनॉमी के अंदर एक कंज्यूमर को भी तो यही सोचना होता है कि जो मेरी इनकम मैं कमाता हूँ। अब आप एक बात सोचो, एक कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है, चाहे वो बिजनेस करता हो चाहे कुछ भी करता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी दुनिया का पैसा उसी का है। तो एक लिमिटेड इनकम है उसके पास। उस इनकम से उसे अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, और उसे सारी टेंशन इसी बात की है कि मैं पैसा खर्च बेस्ट जगह पे करूं कि मैं बाद में मुझे दुख ना हो।
तो इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे आप माइक्रो की बात करो, मैक्रो में भी देश की सरकारें यही टारगेट करती हैं कि हमारे जो देश के रिसोर्सेस हैं उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम लोगों के लिए जनरेट कर पाए। हालांकि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो सब्जेक्टिव है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, सारा प्रॉब्लम ही एलोकेशन का है। लिखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम is the problem of allocation. Economic problem is the problem of allocation of resources, allocation of limited resources to their best alternative use. सारी टेंशन तो यही है, सारी प्लानिंग तो यही है। जो आप रात भर प्लानिंग कर रहे थे, क्या क्या लिखें क्या नहीं लिखें, भाई क्या कर सकते हैं हम 20,000 से, यही तो टेंशन थी सारी। सुबह तक आपने सॉल्व कर लिया और उड़ा के आ गए 20,000, सीधी बात है। और घर आकर आपको दुख भी नहीं हुआ क्योंकि आपने कहा आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया था। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने की ही जरूरत क्यों पड़ रही है, टेंशन ही क्यों लेनी पड़ रही है? एक बार सबसे पीछे चलते हैं, कॉपी कर लिया यहाँ तक? हाँ जी। आइए जरा सबसे पीछे चलते हैं। 20,000 रुपए जिस दिन आपको मिले थे, ये रहे। अब आप एक चीज देखो, आपके पापा ने आपको 20,000 दिए गिन के। अगर वो आपको कहते कि बेटा सारा शहर ही हमारा है, टेंशन किस बात की, तुम बस ऐसे ही निकल जाना, जहां भी हाथ रखोगे वो हमारा ही है, तो बताओ आप कागज लेके पेन लेके बैठते रात में लिस्ट बनाने के लिए, कि सो जाते कि छोड़ो ना देखा जाएगा सुबह, सब अपना ही है? देखा जाएगा। सारा पंगा ही तो 20,000 रुपए का था। अगर पापा कहते बेटा दिल्ली तो अपनी ही है, डरना किस बात का, जिस मर्जी मॉल में घुस जाना, जो मर्जी उठा के पहन लेना, खा लेना, कोई नहीं रोकेगा आपको, सब अपना ही है। दिल्ली क्या, आपका मन करे आप यूपी भी चले जाना। तो बात यह है, सारी प्रॉब्लम ये 20,000 की थी। स्केर्सिटी इज द मेन प्रॉब्लम। अगर पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं, तो टेंशन ही खत्म, सब्जेक्ट ही खत्म। क्या किस बात की इकोनॉमी, किस बात की इकोनॉमिक्स, क्या एलोकेट करना है? जब आपके पास पैसा ही अनलिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो होते हैं वेस्ट तो होते रहे, क्यों इतनी मत्था पीछी करनी कि हम बेस्ट जगह पे एलोकेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स का रूट कॉज क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लिखिएगा, स्कैरसिटी scarcity is the root cause of economic problem. एलोकेशन की प्रॉब्लम तभी तो आई अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, रिसोर्सेज कभी खत्म ना हो रहे होते, तो फिर हमें टेंशन ही नहीं थी। प्रॉब्लम ही स्कैरसिटी की वजह से है। अनलिमिटेड हो जाए सब, तो क्यों जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की? एक और चीज लिखिएगा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, scarcity and problem of allocation move together, है कि नहीं है, मानते हैं आप? move together, that is if there is no scarcity comma there would be no economic problem. या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जैसे मर्जी लिखिए। यहां तक कॉपी हो जाए, एक बार आप रीड कीजिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो पूरा पैराग्राफ रीड कीजिए, और कोई डाउट है तो बताइए। आ गया समझ सर। और कोई आगे पीछे का कोई डाउट कि मन अभी पढ़ते समय याद आया हो कि स्कूल में ये चीज समझ नहीं आई थी, तो देख लो, कुछ मन में आ रहा हो तो। कुछ भी नहीं आ रहा है? नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो मैं आपको बता दूं, हमने अच्छा देख तो लिया, ये आपने अपने मीनिंग पढ़ लिया है, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, स्कैरसिटी के बारे में पढ़ लिया है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सब पढ़ लिया है। अब आप अगली हेडिंग डालिएगा,
बड़ी सी हेडिंग डालिएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। चलिए हेडिंग बताइए मुझे सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। हाँ जी, यस सर। मेरे को सेंट्रल प्रॉब्लम्स की हेडिंग बताइए एक बार, याद है? चलिए एक मैं बताता हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, What to produce, whom to produce, हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, वेरी how to गुड। produce. तो दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर हम ये 3 सवालों के जवाब अपने देश के लिए या अपने लिए पर्सनली सोच पाए तो हमारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बुक कौन सी रेफर करते हैं आप लोग? सर माइक्रो के लिए तो संदीप गर्ग और स्टार्ट्स के लिए एनएम शाह। ठीक है जी। व्हाट टू प्रोड्यूस में समझाता है, संदीप गर्ग है ना इस समय अवेलेबल हमारे पास? सर सर आपकी वॉइस आवाज कट गई। क्रैक हो रही है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ हाँ जी। जी। आप लोग राउटर के आसपास ही है ना? हाँ हाँ हाँ। जी। मेरी आवाज आपकी तो मेरे को आ रही है। चलिए आइए देखते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं। इस समय बुक है ना आप लोगों के पास? हाँ जी। ठीक है ठीक है, पहले पढ़ समझते हैं चीज क्या है, फिर डिस्कस करते हैं। आइए फिर आप रीड कीजिएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है भाई? हिंदी में तो कोई कह देगा क्या बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस Selection में, of हाँ बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? selection of goods and services. चलिए जी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप चुन के बताइएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में मेरा सवाल है पूरी कंट्री के लिए कि बनाए तो बनाए क्या, करे तो करे क्या। चलिए पहला ऑप्शन मैंने दिया वॉर गुड्स, बम गोले तोप ये सब बनाए। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड का मतलब है आपके घर में इस समय जो सामान है वो सब कंज्यूमर गुड है। आप घर में नजर घुमाइए, जो नजर आ जाए वो सब कंज्यूमर गुड है। उसके बाद कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनें जिससे और सामान बन सकता है बाद में। ठीक है, इतने 3 ठीक है। बताइए मुझे क्या बनाऊं जी। मान लीजिए हम लोग सरकार है, हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, बताइए क्या बनाना है। गुड्स। सॉरी फिर से बोलिए। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बना लूं? दोनों का हाँ। यही मानना है कैपिटल गुड्स बनाऊं? नहीं, consumer goods. ओके जी, इसको आपने, इसको 1 वोट मिलता है, इसे 1 वोट, तो ठीक है फिर डन। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमें किसी से, वॉर गुड्स नहीं चाहिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। बात क्या है, आपने पहले बोला कि सर कैपिटल गुड्स बना लो ना, कितनी अच्छी बात है, हम और मशीनें बनाएंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए अच्छा हो जाएगा, उनके पास पहले से बड़ी सारी मशीनें होंगी तो जिससे वो गुड सर्विसेज बनाएंगे। अगर मैं अपनी सारी ताकत लगा के कैपिटल गुड बनाऊंगा तो मशीनें खाऊंगा क्या? सोचिए, खाऊंगा क्या? और बट ये जब सोचिए, मशीनें बने तो प्रोडक्शन होगी तो फिर उससे कंज्यूमर गुड्स भी तो बन नहीं सकते हैं नहीं, ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वो तो डेफिनेटली वो आगे के लिए प्लान किया ना आपने। इस साल क्या हाँ। बनाऊं? आपने कहा सर कैपिटल गुड बना लो, पर अगर मैं इस साल कैपिटल गुड बनाऊंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ने कहा सर वॉर गुड तो बिल्कुल मत बनाना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। भाई हमें दूर रहना है, पर सामने वाले की हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो आसपास के जो पड़ोसी हैं वही इतने बढ़िया हैं, तो हमें तो तैयार रहना चाहिए। तो वॉर गुड्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। नहीं तो अगर मान लो कि वॉर हो जाती है या वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो हम अपनी क्या कहते हैं बिस्किट बनाने की मशीन थोड़ी ले जाएंगे बॉर्डर पे, बिस्किट बना बना के फेंकने पड़ेंगे। तो बात यह है, व्हाट टू प्रोड्यूस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ईदर और, ध्यान रखिएगा। ये या ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है, वी हैव टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर तैयार है। कोई पूछे क्या बनाना है, सब बनाना है जी, सब बनाना है। लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना चाहते, कोई और कर ले तो। वॉर गुड्स चाहिए। इंडिया के अंदर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर होने लग गया है, रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियां इंडियन गवर्नमेंट के लिए डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर करती हैं। कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए भाई, भूखे थोड़ी ना मारना है अपने देश की जनता को। कैपिटल गुड्स भी चाहिए। जिस देश का कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत बूम पर हो तो कह सकते हैं वो देश ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में भी ग्रो ही करेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस का जवाब है वी हैव टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, वी हैव टू कंज्यूम एवरीथिंग। ठीक है जी। तो चलो जब सब कुछ बनाना है तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ आके खड़ा हो जाता है कि हमने कहा चलो ठीक है ये या ये वाली बात नहीं है, सब बनाना है। अगला सवाल आके इकट्ठा हो जाता है, इन व्हाट क्वांटिटी, है कि नहीं? इन व्हाट क्वांटिटी।
वॉर गुड्स भी बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स भी बनाएंगे, कैपिटल गुड्स भी बनाएंगे, पर कितना, क्या बनाए ज्यादा? तो आप बताइए, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। हम सरकार है मान लीजिए, क्या बनाऊं? सबसे ज्यादा कंज्यूमर गुड्स। चलिए, क्या सोच के कहा आपने, लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर if like the consumers get what they want, if they get satisfied and there is no scarcity of things, then so they will be happy, so maybe that is what matters more. चलिए, हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कंज्यूमर गुड बनाना चाहिए, सोशल वेलफेयर होगा, कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेंगे, बिल्कुल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड साइड बाय साइड सीरिया। हाँ जी, सीरिया के बारे में आपने जरूर मूवीज में देखा होगा, ये 12 मंथ्स वॉर जोन डिक्लेयर्ड रहता है। इट्स अ वॉर जोन फॉर एवर। तो आइए जरा, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, कई सालों से, कई डेकेड से, एटलीस्ट 2 डेकेड से इंडिया ने कोई वॉर नहीं लड़ा किसी से, और पहला तो हम करते नहीं कभी भी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वॉर गुड्स हम बनाएंगे, लेकिन थोड़े कम बनाएंगे, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स हम बनाएंगे, हमें बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दिस इज द रीजन वी नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स भी हमें थोड़े ज्यादा बनाने पड़ेंगे कंपैरेटिवली। क्यों ज्यादा बनाने पड़ेंगे? क्योंकि ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करे और हम खुद के लिए सामान बना पाए और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो इंडिया जैसे देश के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि कंज्यूमर और कैपिटल ज्यादा और वॉर गुड्स थोड़े से कम। नाउ लेट्स कम टू सीरिया। 24 घंटे वॉर जोन, हर समय लड़ाई झगड़े वाला माहौल। तो क्या हम इन्हें कह दें कि आप वॉर गुड्स थोड़े ज्यादा बना लीजिएगा? हम इन्हें कहेंगे कंज्यूमर गुड्स भी बना लीजिएगा, कैपिटल गुड्स का रहने दीजिए। आपके देश का हमें लगता नहीं है कि ज्यादा टाइम बचा है, कैपिटल गुड्स छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए। इंडस्ट्रीज का क्या करेंगे? आप लड़ाई झगड़े में बिजी हैं, तो पहले वो कर लीजिए आराम से। तो देखिए, जैसे ही कंट्री बदल गई, नीड्स बदल गई, लोगों को सेटिस्फाई करने का जरिया बदल गया। सीरिया वालों के लिए मैं बोलूं कि वो कह रहे हैं जी वॉर चल रहा है, आपने वो बनाए नहीं टैंक्स, हमने कहा हमने ब्रेड और बटर बनाया है, बोलो क्या करना है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर पाएंगे। तो बात यह है, इन व्हाट क्वांटिटी का जो आंसर है, इन व्हाट क्वांटिटी का आंसर है, आप अपने देश के लिए वो कॉम्बिनेशन चुन लेना जिससे साल के लास्ट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब ये सब्जेक्टिव है कि किस देश को किस चीज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हमने एक्सट्रीम एग्जांपल्स लिए। हमने सीरिया के लिए बोला कि आप वॉर गुड्स बना लो ज्यादा, क्योंकि आपका वैसा ही माहौल रहता है। इंडिया के लिए हमने कहा थोड़े कम बना लो, कैपिटल गुड और कंज्यूमर थोड़े ज्यादा बनाओ, क्योंकि आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी हो। तो व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एनी इकोनॉमी टू डिसाइड अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस? द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द प्लानर्स इज whatever you are Maximum. using, it should give maximum satisfaction to the people in general at macro level. क्लियर है पक्का? हाँ जी। आप एक बार बुक खोलिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, 3-4 पेजेस पलट के, मैक्स ये व्हाट टू प्रोड्यूस पूरा पैराग्राफ पढ़िए। 4 मार्क्स में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट टू प्रोड्यूस रीड करके देखिए आप लोग। 1.8 ये मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है संदीप गर्ग में, पढ़ के देखिए। पढ़ लिया सर। क्लियर है पक्का? हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए एक बार, व्हाट टू प्रोड्यूस में यू विल स्टार्ट लाइक दिस कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद आप उसमें लिखिएगा कि इट इज नॉट एन ईदर और प्रॉब्लम, वी हैव टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, in what quantity, and the guiding principle is whatever you are producing it should give the maximum satisfaction. Clear है पक्का यहाँ तक? चलिए, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली कि क्या बनाना है। दूसरा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि अब बनाएं तो कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में चलो हिंदी में हम कह रहे हैं कि बनाएं तो कैसे बनाएं, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्निक वी शुड फॉलो, कौन सी टेक्निक से बनाएं। अब टेक्निक का मतलब क्या है जी? देखो, 2 टेक्निक होती है, एक मैं बताऊंगा, एक आप बताना। पहली टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी बताओ। Capital कैपिटल intensive. इंटेंसिव। वेरी गुड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखिए होता क्या है,
हमने प्रोड्यूसर से पूछा भाई साहब ये टेक्निक्स में क्या फर्क है, आप कैसे बनाते हो इसमें? तो कहता है जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है उसमें लेबर ज्यादा होती है और मशीनें कम होती है। कैपिटल मतलब मशीन है, ठीक है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग फॉर कैपिटल वी मीन मशीन्स। इवन प्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पर जो कैपिटल गुड्स है ना, मशीनें हैं, उसको हम के से डिनोट करते हैं। उसका भी रीजन है, लैटिन भाषा में कैपिटल ऐसे लिखा जाता है तो हम के लेटर यूज करते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर भी वही लिख देता हूँ, के ही लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। तो वो कह रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर सर लेबर ज्यादा होती है, मशीनें कम होती हैं, हम मजदूरों से ज्यादा काम कराते हैं। वाइल इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम लोग पूरी फैक्ट्री को ऑटोमेटेड कर देते हैं। आपने शायद कभी लाइफ में डिस्कवरी पर फूड फैक्ट्री नाम से एक उसमें आता है शो, वो देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं, हाउ डू दे डू इट, देखा है? नहीं देखा? चैनल नहीं देखा डिस्कवरी। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली वहां पर ये दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए पेप्सी है, पेप्सी वाले लेस कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, पेप्सी वाले लेस कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्या होता है, कई हेक्टेयर्स बड़ी उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, सारी फैक्ट्री ऑटोमेटेड है। आपको पूरी फैक्ट्री में, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए पूरा मोहल्ला कवर हो जाए उसमें, लेकिन उस फैक्ट्री में आपको मुश्किल से 10 से 15 लोग मिलेंगे, सारे लोग इंजीनियर्स हैं, वहां लेबर नहीं मिलेगी। द रीजन इज वहां पे सब चीजें ऑटोमेटिक है, सब चीजें मशीन से चल रही हैं। अपने आप वहां पे आलू उसमें वो लोग ड्रम में गिरा देते हैं, धुल जाते हैं, उनको बॉईल हो जाते हैं, छिल भी अपने आप जाते हैं, कट भी अपने आप जाते हैं, सब अपने आप हो जाता है, उन लोगों को सिर्फ मशीनें चलानी है। तो इसे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। लेबर इंटेंसिव अगर कर दे पेप्सी तो वहां पे क्या करेंगे ये लोग, आलू ये बैठ के काटेंगे, छीलेंगे, धोएंगे, उबालेंगे, करेंगे, सब काम अपने आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव का मीनिंग। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर विच टेक्नोलॉजी यू विल चूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज? कैपिटल। ओके, यू सेड कैपिटल, क्या सोच के? जल्दी भी हो जाएगा और मतलब अच्छे से इट्स भी मोर एफिशिएंट, और फिर शायद लेबर पे भी कम होगा तो यू कैन सेव चलिए मनी। आइए देखते हैं एक बार। हम बात करते हैं इंडिया जैसे देश की। इंडिया में भी मैं कोई एक लोकेलिटी ले लेता हूँ, आप कहीं बैठे हो, आपने यहाँ फैक्ट्री लगा रखी है, आपने कहा सर कैपिटल इंटेंसिव लेंगे, और फिर आपने उसके रीजन दिए, आपने कहा सर क्या जबरदस्त एक्यूरेसी होती है कैपिटल इंटेंसिव, गलती नहीं पकड़ सकते आप उसके अंदर, एकदम सब प्रोडक्ट एक जैसे, एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी सब अच्छा है सर, मजा ही आ जाता है, बढ़िया एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट बन के निकलता है। लेकिन अगर आपको बाद में ये पता चले कि जहां आपने फैक्ट्री लगाई थी वहां लेबर हद से ज्यादा चीप रेट्स पे अवेलेबल थी, हद से ज्यादा चीप रेट्स, और जो मशीनें आपने मंगाई हैं, जहां से आपने मशीनें मंगाई हैं वो बहुत महंगा पड़ गया आपको, मशीनों की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ गई। 200 करोड़ का आपने पूरा प्लांट सेटअप किया। जब हम बहुत सारी मशीन्स को जोड़ के एक पूरा बनाते हैं उसे प्लांट कहते हैं, प्लांट। तो पूरा प्लांट आपने लगाया और अल्टीमेटली जो आपकी टोटल कॉस्ट आई, एक साल की आपकी टोटल कॉस्ट आई लेट से 30 करोड़ रुपीस, और सारा माल बेचने के बाद आपके पास जो टोटल रेवेन्यू आया, रेवेन्यू का मतलब माल बेच के पैसे कितने आए, वो है 32 करोड़। तो व्हाट इज योर प्रॉफिट? योर प्रॉफिट इज 2 करोड़। आपका मैनेजर कहता है सर अगर आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाई होती ना, बिकॉज इस एरिया में लेबर चीप है, तो कॉस्ट आती सिर्फ 20 करोड़, और रेवेन्यू, क्योंकि लेबर थोड़ा प्रोडक्ट कम बनाती तो रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाता, हम 25 करोड़ तक ही सामान बेच पाते, बट वी कुड हैव अर्नड 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखिए बात ये नहीं है कि लेबर इंटेंसिव बेकार टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव की क्वालिटी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यू आर अ प्रोड्यूसर, आपका मेन टारगेट तो प्रॉफिट कमाना है ना। हाँ। आप कौन सी, आप बोलो, अब आप कहोगे सर 2 करोड़ से क्या लेना देना, क्या क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव का बेकार टेक्निक है, हम 5 करोड़ कमाएंगे एक साल में, सीधी बात है। तो कोई भी प्रोड्यूसर उस टेक्निक को चुनेगा जिसमें कॉस्ट होगी मिनिमम। प्रॉफिट ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली exactly. जिसमें कॉस्ट होगी मिनिमम और आउटपुट होगा मैक्सिमम। कॉस्ट इज मिनिमम, आउटपुट इज मैक्सिमम। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में इसे एफिशिएंट कहते हैं। एफिशिएंट का मतलब है कम से कम इनपुट डाल के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना। सो इफ यू आर अ प्रोड्यूसर यू विल नॉट से कि कैपिटल इंटेंसिव लगा लेते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। क्वालिटी के साथ साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, देखिए बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर डूइंग चैरिटी। सीधी बात है, वट एवर यू आर डूइंग। देखिए आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को
अपने कंपेटिटर्स से बेहतर सेटिस्फाई करें, बट यू आर नॉट डूइंग इट एट प्रॉफिट, तो फिर किस बात का बिजनेस, फिर चैरिटी कहिए उसे। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल है यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक। अब एक थोड़ा सा डिबेट करते हैं इन जनरल नॉर्मल सिचुएशन पर। इंडिया इज फॉलोइंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। शुड इंडिया फॉलो कैपिटल इंटेंसिव? द आंसर इज नो। इंडिया इज अ लेबर No. अबंडेंट कंट्री, हमारे पास करोड़ों की तादाद में लेबर बैठी हुई है। तो सिंस वी आर फॉलोइंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इंडिया इज फॉलोइंग अ जॉबलेस ग्रोथ पाथ। इंडिया इज ग्रोइंग बट दिस ग्रोथ इज जॉबलेस, क्योंकि सारी ग्रोथ मशीनें करके दे रही है। तो अगर हम डिबेट सोशल वेलफेयर के बेसिस पे करें तो यस, कैपिटल इंटेंसिव इज नॉट गुड फॉर इंडिया, लेकिन इंडिया की भी गलती नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है 1991 से, 12th क्लास में चैप्टर है इको के अंदर। 1991 के बाद ग्लोबलाइज हो गया इंडिया। दैट मीन्स हमने अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं आज भी लेबर से काम कराऊंगा, मशीन में प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड को सप्लाई नहीं करूंगा, तो मेरे से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो हम मजबूर भी हैं। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो इसीलिए सरकार चुनी जाती है कि वो एक बैलेंस बना के चले। ठीक है जी, अब आप एक बार हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ के देखिए। पढ़ लिया सर। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। गाइडिंग प्रिंसिपल उसमें वही है कि आपको मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक चूज करनी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। डन। पॉइंट नंबर 3 क्या है बताइए, क्या था? Home to Home produce. to produce. और होम टू प्रोड्यूस। ये थोड़ा लंबा है, इसमें जरा आराम से डिस्कशन करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस हिंदी में तो सीधा मतलब है भाई किसके लिए बनाई। और यहाँ पे जो सही क्वेश्चन है वो है हु विल बी द अल्टीमेट कंज्यूमर। हु विल बी द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके वो कौन यूज करेगा उसको। तो कोई कहता है अमीर लोगों के लिए बनाए कि गरीब लोगों के लिए बनाए। मैं एक प्रोड्यूसर के पास जाके पूछूं भाई साहब आप अमीर लोगों को सामान बेचते हो कि गरीब लोगों को, तो कहेगा क्वेश्चन ही गलत है आपका। जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो आपसे ये थोड़ी कहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ, आप अमीर हो या गरीब हो। पैसे हैं, समा पैसे दो और सामान लेके घर आ जाओ, सीधी बात है। तो मेरे को वो प्रोड्यूसर भी यही जवाब देगा, सर अल्टीमेट कंज्यूमर इज द वन हु हैज अफोर्डेबिलिटी फॉर माय प्रोडक्ट। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप उसका प्राइस पूछते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड इट यू पे इट, यू टेक द प्रोडक्ट, दैट्स इट। कोई नहीं पूछ रहा कि अमीर के लिए बनाए कि गरीब के लिए बनाए। तो हु विल बी द अल्टीमेट कंज्यूमर, वेदर रिच और पुअर? द आंसर इज एनीबडी कैन बी द अल्टीमेट कंज्यूमर, द कंज्यूमर मस्ट हैव अफोर्डेबिलिटी। चलो जी, अफोर्डेबिलिटी का आंसर आते ही पूरा क्वेश्चन एक दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। अफोर्डेबिलिटी कब आएगी जल्दी बताइए? जब इनकम होगी ना, तभी तो हाँ। अफोर्डेबिलिटी आएगी। देखिए क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ था, किसके लिए बनाए? पूरा क्वेश्चन डाइवर्ट हो गया। किसके लिए बनाए? द क्वेश्चन वाज कौन खाएगा? तो क्या अमीर खाएगा या गरीब खाएगा? द आंसर इज जिसके पास पैसे होंगे, सीधी बात है। आगे चलते हैं। पैसे कहां से आएंगे किसी के भी पास? जब उसकी इनकम होगी। इनकम होगी तो अफोर्डेबिलिटी होगी। चलिए, इनकम से अब हम ये चाहते हैं कि भाई हर कंज्यूमर की इनकम हो। मार्केट में जो भी बंदा सामान लेने जाता है उसकी अच्छी खासी इनकम हो, जिससे वो प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाए। सीधी बात है, अगर इनकम होगी तो अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूं, हमारा एक चैप्टर है डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसे बनती है, देखिए। मान लीजिए मेरा मर्सिडीज खरीदने का मन है, तो क्या मर्सिडीज वाले मेरे लिए गाड़ी लाके खड़ी कर देंगे नीचे कि लो जी आपका मन कर रहा था? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए डिजायर से डिमांड नहीं बनती। फिर किसी ने मेरे से पूछा मर्सिडीज खरीदने का मन तो है, पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ पैसे तो है, जो मुझे पसंद है वो उसके लिए तो पैसे हैं, अफोर्डेबिलिटी तो है। तो आइए फिर से सुनिएगा कि डिजायर है, खरीदने के पैसे भी हैं, तो क्या गाड़ी नीचे लाके खड़ी कर देंगे? स्टिल आंसर इज नो। क्या मैं विलिंग हूं पे करने के लिए? विलिंगनेस टू पे है।
ये तीन चीजें जब जुड़ती है तब जाके मार्केट में प्रोडक्शन करता है जो हमारा सप्लायर है। तो सीधी बात है, डिजायर सबकी होती है, डिजायर को छोड़ देते हैं। बिल भी सब करना चाहते हैं पर पैसे तो आए, तो अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम आके अटकती है अफोर्डेबिलिटी, और अफोर्डेबिलिटी पूरी हो जाए अगर लोगों की इनकम हो। तो सारा पंगा इनकम पे आके अटक गया है। तो इनकम को दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक है फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पॉइंट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप इंटरपर्सनल भी कह सकते हैं। देखिएगा जरा फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। कोई मुझे बताएगा दोनों में से अगर मालूम है तो, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? नहीं सर। अच्छा, अभी आपने वहां तक पहुंचे ही कहाँ होंगे प्रोडक्शन वाले चैप्टर पे। आइए जी, सॉरी। देखिए देखिए, जब आपको सामान प्रोड्यूस करना होता है ना, तो एक बंदा है जिससे आप उसकी फैक्ट्री या लैंड किराए पे लेते हो। एक बंदा है जो आपके यहाँ पे आके मजदूरों की तरह काम करता है। एक बंदा है जो आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, हो सकता है पैसे आपके खुद के हों, उसे कैपिटल कहते हैं, जिससे आप मशीनें खरीदते हो अल्टीमेटली। और एक आप खुद हो, एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को चलाओगे। तो ये चार लोगों की मदद से प्रोडक्शन होती है। फिर से देखिएगा, सड़क पे बैठ के थोड़ी ना मैं सामान प्रोड्यूस करूंगा, अकेले थोड़ी प्रोड्यूस करूंगा, मशीनें नहीं होंगी तो कहां से करूंगा, और सारा दिमाग मेरा। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब दिमाग लगाना। तो देखो, जिसने आपको लैंड दी थी ना, आप उसे ना कायदे से रेंट दे देना जितना उसका बनता है, जितना उसका बनता है। कई बार क्या होता है मार्केट में, जब बहुत ज्यादा सप्लाई होती है किसी चीज की तो उसका रेट गिर जाता है, हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जिसने लैंड दिया, अगर उसका रेंट बनता है 1 लाख, आप उसे प्लीज 1 लाख दे दो, ताकि उसकी जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है उसको इतनी इनकम मिल जाएगी, तो वो मार्केट में जाके अफोर्डेबिलिटी शो कर सकता है। लेबर को आप प्लीज टाइम पे वेजेस दे दो, एंड प्लीज उतने दे दो जितने उसके बनते हैं। अब आप कहोगे सर जितने बनते हैं उतने ही देंगे, छीन थोड़ी ना लेंगे। अगर छीनते ना तो इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं आता। सरकार कहती है अगर आप अपने यहाँ पे किसी मजदूर को काम पे रखते हैं तो कम से कम 10,000 देंगे। क्यों आया ये लॉ? लॉ क्यों बनता है? लॉ तब बनता है जब हम हद कर देते हैं, हम लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती, इनको अपने राइट्स नहीं पता होते। तो द लॉजिक इज, आप उनको जितना बनता है जी उतना दे दो, ताकि जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना पैसा मिल जाए मार्केट में। अफोर्डेबिलिटी, जिसने आपको पैसा दिया है, कैपिटल दिया है मशीनें खरीदने के लिए, उसके पैसे पे उसे इंटरेस्ट पे कर दो जितना बनता है, और लास्ट में जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा, वो सारा आपका। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इन चारों को, और ये जो पैसा बट रहा है इसे फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इनकम कहां से आएगी? अगर आप फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से करो, इक्विटेबल करो, इक्विटेबल फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल का मतलब है जितना जिसने कंट्रीब्यूट किया उतना उसको दे दो। हम ये नहीं कह रहे सबको ज्यादा दे दो, सबको बराबर दे दो, जो जितना कंट्रीब्यूट करता है। तो सब अब देखो, हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से मेहनत करता है, जिसकी जरूरतें ज्यादा है वो ज्यादा मेहनत करता है। तो देखो, जितना वो आपके लिए कर रहा है ना, उतना उसको पे कर दो, उसकी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है? ये सरकार की बात है। देखिए बात क्या है, इंडिया के अंदर रिच लोग भी बड़े सारे हैं, पुअर लोग भी बड़े सारे हैं। ये जो बीच का गैप है, इस गैप को हम कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। और इंडिया अमंग टॉप 50 कंट्रीज में है, या जहां तक मुझे याद है टॉप 20 कंट्रीज में है, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। मतलब लोगों के बीच में इनकम का बहुत गैप है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ऊपर बैठे हैं और कुछ लोग बिल्कुल नीचे बैठे हैं। सरकार का काम है इस गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए, लेकिन ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। तो फिर भी सरकार कोशिश करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कि जो देश की इनकम होती है, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, वो ठीक तरीके से लोगों में बटे। हालांकि वो एट द एंड बट नहीं पाती है। फिर भी सरकार क्या करती है, अमीर लोगों पे जबरदस्त तरीके से टैक्सेस लगाती है, गरीब लोगों पे टैक्सेस नहीं लगाती। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हो, तो गवर्नमेंट से तो आप गरीब हो, आप रहने दो, 5 लाख पे क्या टैक्स दोगे? छोड़ दो। ध्यान से सुनिएगा, इफ यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज, यू हैव टू पे 0 टैक्स। ये करंट लॉ है। तो 5 लाख पूरे साल भर कमाने का मतलब समझते हैं, करीब करीब ये शायद हो जाता है 40,000 रुपए महीना। तो गवर्नमेंट से तो आप गरीब हो, 40,000 में हम आपसे क्या मांगे? छोड़ो आप। तो गरीब लोगों पे टैक्स नहीं लगाती। अमीर लोगों का मैं बताऊं आपको, पहले टैक्स का रेट रहता है 10%, थोड़ा और अमीर हो गए 20%, थोड़ा और अमीर हो गए 30%, थोड़ा और ज्यादा अमीर हो गए तो 10% और बढ़ जाता है।
तो इस ये तो जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा टैक्स, और इस टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोगों को सब्सिडी देती है। एलपीजी की सब्सिडी दे दी, खाने पीने के प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे दी गरीबों को, उनके पूरे राशन कार्ड बनवा दिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है, इनकम इनक्वालिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जिसे हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है पक्का? हाँ जी। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? गाइडिंग प्रिंसिपल तीनों का है, इसका क्या होना चाहिए भाई, इतना बना लो कि ऐसा तो ना हो आपके देश में कि एक देश के एक हिस्से में तो आप भर भर के खाना फेंक रहे हो क्योंकि कोई खा नहीं पा रहा है, एक्स्ट्रा बन गया है, और देश के उसी हिस्से में कहीं पर दूर कोई बंदा भूखा मर गया, तो ये ना हो। तो द गाइडिंग प्रिंसिपल इज अर्जेंट नीड ऑफ द पीपल मस्ट बी मेट। अर्जेंट नीड्स की बात कर रहे हैं, अब कोई बोले मेरी अर्जेंट नीड मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तो ये तो बेकार की बात है। अर्जेंट नीड्स ऑफ द पीपल मस्ट बी मेट, इतना प्रोड्यूस कर दो एटलीस्ट, कोई भूखा ना मरे। तो आप एक बार पढ़ के देखो फॉर होम टू प्रोड्यूस। पढ़ लिया सर। पढ़ भी रहे हो सही में, बहुत जल्दी पढ़ रहे हो आप। हाँ थोड़ा अच्छा पढ़ती हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आया सारा? हाँ जी। चलिए फिर आज यहीं तक रखें, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया सब। देखिए इस चैप्टर में बचा क्या है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन, पता होगा आपको भी। इस चैप्टर में सिर्फ बचा कुछ नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में मुझे बताना है, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, उससे 2 फीचर्स हैं, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये हमारा बचा है। ठीक है जी, ये अपना हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में खत्म। आप इतना रिवाइज कर लो, बाकी बात कर लेते हैं क्लास कब कब लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है। और ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो गई है, आपको जब भी दोबारा देखनी हो मुझे बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी, ओके बाय।